डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, MPP। ठीक है, चलिए इसके डिसएडवांटेजेस थोड़े थोड़े से देख लेते हैं। देखिए पहले तो आपको इसके स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा डिसएडवांटेजेस को जानने के लिए। ये है अपना नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर, यहाँ पे हमने बना दिया सपोज कीजिए एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, यहाँ पे हमने एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बना दिया। इससे क्या होगा, और फिर वाटर यहाँ से जाने लगा, ये वाटर है। इससे क्या होगा थोड़ा सा समझिए। द फर्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ दिस विल बी, it will affect the natural flow of water, it will affect the natural flow of water। जिस तरह से नेचर का फ्लो था वाटर का नेचुरल, वो अफेक्ट हो जाता है इसकी वजह से। इससे क्या प्रॉब्लम होगा, it will create अच्छा अफेक्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर। इससे क्या होगा, पुअरर सेडिमेंट्स अवेलेबिलिटी, पुअरर सेडिमेंट्स अवेलेबिलिटी। मतलब क्या हुआ कि देखिए पानी में सेडिमेंट्स होते हैं, पता ही आपको, पेबल, सेडिमेंट, स्टोन्स, ये वाटर अपने साथ ले करके रखता है। सपोज कीजिए इसमें काफ़ी सारे सेडिमेंट्स थे ऑलरेडी, ठीक है, बट यहाँ पर आने के बाद इसको यहाँ पे पानी का फ्लो जो है बहुत कम लगा, लेस स्पीड यहाँ पर है, तो सारे के सारे जो सेडिमेंट्स है ना वो नीचे सेटल डाउन हो गए। अब पानी में बहुत कम सेडिमेंट बचे हुए हैं। तो इन इतने कम सेडिमेंट में क्या होगा कि अभी तक तो सेडिमेंट था, तो इसमें जो एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक एनिमल्स जो थे वो लोग प्रॉपर्ली अपने आप को एडजस्ट किए हुए थे। बट इस जगह पे सपोज कीजिए एक मछली है, देखिए मैं मछली बनाता हूँ, ठीक है, ये मछली जैसी लग रही है कि नहीं, ये मछली जैसी लग रही है, हाँ ये मछली लग रही है ना, चलिए नहीं भी लग रही है तो लगाइए कि मछली है ये। सपोज कीजिए इस मछली को एडजस्ट थी ये कि सेडिमेंट्स के साथ इसको जाना था, मतलब इधर उधर इसके बॉडी में थोड़े थोड़े सेडिमेंट्स लगते रहते थे, ये शी वॉज एडजस्टेड विद दैट। बट क्या हुआ कि सेडिमेंट्स तो सारे के सारे यहाँ पर बैठ गए। अब यहाँ पर इस मछली को क्या मिलेगा, रॉकियर बेड। रॉक बेड जो मिलेगा, स्ट्रीम का जो बेड रहेगा वो रॉक नुमा रहेगा, तो इससे इसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा, ठीक है। इससे एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, छिल जाएगा उनका बदन या और कुछ हो जाएगा, इससे प्रॉब्लम होती है। देखिए सेकंड इसका डिसएडवांटेज क्या होगा, अगर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हमने बनाया है, एक्सेसिव सेडिमेंटेशन, एक्सेसिव सेडिमेंटेशन एट द बॉटम। ये तो इस फिगर से ही क्लियर है कि यहाँ पर बॉटम में काफ़ी ज़्यादा सेडिमेंटेशन हो जाता है, इस वजह से भी यहाँ पर इसका थोड़ा थोड़ा ना लेवल, वाटर लेवल बढ़ता जाता है, ये भी एक प्रॉब्लम है। दिस कैन ऑल्सो क्रिएट फ्लड समटाइम्स। इसके बाद क्या होगा, अभी जो मैंने बताया, रॉकियर स्ट्रीम बेड affects aquatic animals, ठीक है, रॉकियर स्ट्रीम बेड अफेक्ट्स एक्वेटिक एनिमल। जो भी सेडिमेंट थे नीचे वो सब तो यहीं पर छूट गए, तो अब जो होगा सेडिमेंट तो होगा नहीं, बस रॉक होगा नीचे स्ट्रीम के बेड में, इससे एक्वेटिक एनिमल को बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स भी लिख लीजिए, क्योंकि प्लांट भी ग्रो नहीं हो सकते हैं रॉक में, तो इससे प्लांट्स को भी प्रॉब्लम होती है। प्लांट्स नहीं होंगे तो एक्वेटिक एनिमल खाएगा क्या, क्या होगा, पूरा का पूरा वाटर इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा इसकी वजह से। डी पार्ट में हम क्या लिख सकते हैं, इसको
बनाने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट भी चुकाना पड़ता है. दैट कॉस्ट इज इन द फॉर्म ऑफ सबमर्जन. इसको कैसे लिखेंगे? SION ना, सबमर्जन. ये स्पेलिंग सही है? सबमर्जन या फिर GE होता है? क्या होता है सबमर्ज? G होता है शायद, है ना? सबमर्ज. SUBMERGE ना. सबमर्जन इज SUBMERGE. तो ION लगा दीजिए. सबमर्जन. सबमर्जन ऑफ सॉइल एंड फॉरेस्ट. अब देखिए इस रिवर के अगल बगल जितने भी फॉरेस्ट्स वगैरह ग्रो हुए थे पहले, ये जो फॉरेस्ट वगैरह थे इस रिवर के पहले, अब इसकी वजह से सारे फॉरेस्ट को काटना पड़ेगा, इस एरिया के पूरे फॉरेस्ट को, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है. तो इसकी वजह से सॉइल को भी सबमर्ज होगा और फॉरेस्ट भी, सारे ट्रीज वगैरह सब सबमर्ज हो जाएंगे. ठीक है, ये इसका एक डिसएडवांटेज है. और डिसएडवांटेज इसका क्या है? एक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट. एक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज. पहले इन सब जंगलों में ट्राइबल्स रहते थे, बट ये बनने के बाद तो जंगल को काटना पड़ेगा, तो ट्राइबल को रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा. और गवर्नमेंट ना बहुत अच्छे से रिहेबिलिटेशन सेंटर नहीं बनाती या फिर उनको प्रॉपर सेटल डाउन नहीं करती कहीं पर. इससे बहुत प्रॉब्लम होता है. ठीक है, और इस प्रॉब्लम का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो आपको NCERT में भी दिया हुआ और हम डिस्कस भी करेंगे. दैट इज द वेरी बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस, जिसका केस अब भी चल रहा है. दैट इज द नर्मदा बचाओ आंदोलन. सेव नर्मदा मूवमेंट. इसकी इंग्लिश है सेव नर्मदा मूवमेंट. तो एक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज, इस वजह से अब भी केस पेंडिंग है इसकी. सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स. हैव यू डन दिस or should I give you time to note it down? Done? Is it done? Should I rub it? Okay, okay. तो let us discuss रेन वाटर हार्वेस्टिंग. डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हो गए, समझ में भी आ गया. अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग जल्दी से करते हैं. गिव द टॉपिक हेडिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग. नाम से ही पता चल रहा है जो बारिश होती है उसके पानी को हमें बचाना है, सेव करना है. ठीक है, देखिए कुछ एक ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड NCERT में दिए हुए हैं जो कि हमें डिस्कस करना है. ट्रेडिशनल रेन, वी आर गोइंग टू डिस्कस ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स. सबसे पहला जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मेथड था जो पहले यूज करते थे लोग माउंटेन एरिया में, माउंटेन एरिया में जो लोग यूज करते थे पहले के समय में, दैट इज कॉल्ड गुल्स और कुल्स. गुल्स और कुल्स क्या होता है? देखिए माउंटेन में, ये सपोज कीजिए ये माउंटेन है. आर यू लिसनिंग, गेटिंग इट? ये सपोज कीजिए माउंटेन है, बारिश हुई यहाँ पे, और बारिश के बाद जो इसका जो फ्लो है उसको हम डाइवर्ट करके एक पर्टिकुलर जगह पर जमा कर लेते हैं. ठीक है, इसका फ्लो जो है उसको डाइवर्ट करते हैं और एक पर्टिकुलर जगह पर जमा कर लेते हैं, क्योंकि बारिश के बाद तो पानी माउंटेन से ऐसे नेचुरल फ्लो में जाएगा, तो उसको तो हम कुछ रोक नहीं सकते. तो उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डाइवर्ट कर लेते हैं और उसको कहीं पर स्टोर कर लेते हैं. दैट इज कॉल्ड गुल्स और कुल्स. तो स्टोरिंग
रेन वाटर थ्रू डाइवर्जन। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर सेकंड जो मेथड था, ट्रेडिशनल मेथड जिससे हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते थे, दैट वाज द रूफ टॉप। ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सिंपल सी बात है, रूफ में हम लोग ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, प्रॉपर स्ट्रक्चर जहां पे हम लोग रेन वाटर को हार्वेस्ट करेंगे। ठीक है, कैन यू टेल मी द फर्स्ट स्टेट विच लीगलाइज्ड दिस रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग? मतलब इस स्टेट ने ना रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कंपलसरी बना दिया, अपने सारे घर में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग होना चाहिए। दैट स्टेट इज तमिलनाडु, TN, तमिलनाडु, जिसने कंपलसरी बना दिया था कि रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग हर एक घर में होना ही होना चाहिए, अदरवाइज आई विल पनिश। उन्होंने प्रॉपर पनिशमेंट एक स्कीम भी चलाई अगर नहीं हुआ तो। ठीक है, सो दिस इज रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। मैंने आपको एक और बताया था कि एरिड एंड सेमी एरिड एरिया। अच्छा, ये रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर्टिकुलरली पॉपुलर इन राजस्थान, क्योंकि वहां पे बारिश कम होती थी पहले। ये मैं ट्रेडिशनल की बात कर रहा हूँ, राजस्थान। ठीक है, एरिड एंड सेमी एरिड एरिया ऑफ राजस्थान, जैसे कि फलौदी, क्या है, दिस इज फिलौदी और फलौदी। फलौदी, फलौदी, द नेम ऑफ द प्लेस इज फलौदी। देन बीकानेर। इन सब जगहों पर क्या होता है ना, टंकाज बनाते हैं। टंकाज भी मैंने बता दिया आपको, वो जो यहाँ पे जो मैंने बनाया था अभी टंकाज, याद है ना? ये जो यहाँ पर मैंने एक टंकाज अभी बनाया था थोड़ी देर पहले, दैट इज प्रैक्टिस, दैट वाज प्रैक्टिस्ड इन एरिड एंड सेमी एरिड एरिया। एरिड मतलब कि जहाँ पे थोड़ा डेजर्ट वगैरह हो, और राजस्थान में। ठीक है, फलौदी और बीकानेर में ये प्रैक्टिस होता है काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्केल में। फिर और हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग में एक स्ट्रक्चर को हम बनाते हैं, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड खुदिन्स। इसको नोट डाउन कर लीजिए, पूछा जा सकता है ये, व्हाट वर खुदिन्स। खुदिन्स हम लोग बनाते थे, कौन से एरिया में ये होता था? जैसलमेर एंड अदर पार्ट्स ऑफ राजस्थान। जैसलमेर एंड अदर पार्ट्स ऑफ राजस्थान, इसमें हम लोग क्या करते थे कि पूरे के पूरे एग्रीकल्चरल फील्ड को हम लोग कन्वर्ट कर देते थे रेन फेड स्टोरेज में। ये एग्रीकल्चरल फील्ड है, इसको एग्रीकल्चरल फील्ड है ये, इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते थे रेन फेड स्टोरेज में। जैसलमेर और अदर पार्ट्स ऑफ राजस्थान में इसको स्टिल वी प्रैक्टिस। ये एग्रीकल्चरल फील्ड को रेन फेड स्टोरेज में, मतलब एग्रीकल्चरल फील्ड को पूरा खाली कर दिया और उस वहीं पे हम रेन वाटर को स्टोर कर रहे हैं। सो दीज ऑल आर द ट्रेडिशनल वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। ओके, सो लेट अस स्टार्ट आवर लास्ट टॉपिक। ये छोटा सा टॉपिक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। गिव द हेडिंग, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन को हम लोग बोलते हैं सेव नर्मदा मूवमेंट ऑल्सो।
सेव नर्मदा मूवमेंट। देखिए ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये क्यों एनसीईआरटी ने दिया है, क्योंकि इतना सारा कुछ जानने के बाद एनसीईआरटी ये आपको बताना चाहता है कि कितना ज़्यादा अभी भी वाटर का डिस्प्यूट हमारे कंट्री में होता है, कि लोग आपस में मर रहे हैं, कट रहे हैं वाटर की वजह से, है ना। काफ़ी सारे इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स होते हैं, एक स्टेट दूसरे स्टेट से लड़ रहा है, दैट इज़ ऑल्सो प्रिवलेंट। ठीक है, काफ़ी बार कावेरी के वाटर को लेकर के नीचे के कर्नाटक वगैरह आपस, कर्नाटक तमिलनाडु आंध्रा ये सब लड़ते रहते हैं आपस में, ठीक है, किसी और रिवर को लेकर के। बट दिस इज पर्टिकुलरली मेंशन्ड, तो इसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट वाज नर्मदा बचाओ आंदोलन। देखिए नर्मदा रिवर पे, नर्मदा कहाँ पर बहती है, नर्मदा और ताप्ती, अगर आपको याद है, अगर मैं जल्दी से आपको फिगर बना करके बता दूं तो दिस इज, ये अगर इंडिया है, ठीक है, तो नर्मदा यहाँ कहाँ बहती है, ये यहाँ कहीं बहती है, ठीक है, ठीक है, दिस इज नर्मदा। नर्मदा में क्या हुआ कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने सरदार सरोवर डैम बनाने का फैसला लिया। इस डैम की वजह से पूरे गुजरात में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। ये गुजरात में नहीं, मतलब इस डैम की वजह से क्या हुआ ना कि जो एक एनजीओ था, एनजीओ का नाम था यही नर्मदा बचाओ आंदोलन, दिस इज एन एनजीओ ओनली। इस एनजीओ ने क्या किया कि एक मूवमेंट छेड़ दिया सरकार के खिलाफ, और वो लोग चले गए कोर्ट, ठीक है। कोर्ट में जाकर के उनका जो प्राइमरी कंसर्न था, दैट कंसर्न वाज द इन्वायरमेंटल कंसर्न। इन्वायरमेंटल कंसर्न क्या था उनका, कि वो लोग ये बोल रहे थे कि इस डैम के बनाने की वजह से काफ़ी सारे अगल बगल की जो ट्रीज वगैरह हैं वो सबमर्ज हो रही हैं, और पूरा का पूरा इन्वायरमेंटल लॉस हो रहा है, पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ रहा है इस पूरे एरिया का। ये बहुत बड़ा एरिया है नर्मदा का जो बेसिन है, तो इस पूरे एरिया का ये पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा अगर सरदार सरोवर डैम, काफ़ी जगह बनना था क्योंकि दिस वॉज अ प्रोजेक्ट। तो वो लोग चले गए कोर्ट। उसके बाद इन लोगों ने ना काफ़ी सारे एक्टिविस्ट्स को मोबिलाइज किया, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट्स को मोबिलाइज किया। हाँ हाँ मैं देख लूँगा, मैंने देख लिया है। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को उन्होंने मोबिलाइज किया, उन्होंने इन्वायरमेंटलिस्ट्स को मोबिलाइज किया, उन्होंने फार्मर्स को मोबिलाइज किया, उन्होंने लोकल पीपल को मोबिलाइज किया, और वो लोग लगे करने धरना और मूवमेंट, ठीक है। इस वजह से बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आया ये पूरा मैटर, और लोग बहुत ज़्यादा सजग हो गए इन्वायरमेंट को लेकर के। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मूवमेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट विच हैज़ एवर हैपेंड इन इंडिया। दैट्स वाई दिस इज पर्टिकुलरली मेंशन्ड इन एनसीईआरटी, तो ये आपको जानना चाहिए। फिर कुछ दिन के बाद, स्टार्टिंग तो उन्होंने किया था इन्वायरमेंटल कंसर्न को लेकर के, उसके बाद उनका कंसर्न जो हो गया दैट वाज द कंसर्न ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइबल ग्रुप, तो उन्होंने इस मुद्दे को भी उठाया कि ट्राइबल्स जो हैं वो लोग को डिस्प्लेस किया जा रहा है और प्रॉपर रिहेबिलिटेशन सेंटर में नहीं रखा जा रहा, सेटलमेंट नहीं किया जा रहा, तो सरकार उसका मुआवजा दे, प्रॉपर उन लोगों को सेटल करे और सब कुछ उनका अच्छे से करके दे, जो कि सरकार नहीं कर रही थी। तो इन लोगों ने एक बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया था, दैट इज द नर्मदा बचाओ मूवमेंट। तो दिस मच दिस मच इज द चैप्टर। इसके बाद अब जो भी क्वेश्चन आएगा यू आर एबल टू सॉल्व, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आए, नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, 2 से 3 देख लेना है एक बार कितने क्वेश्चन आएंगे, यू कैन सॉल्व, नो इश्यूज एट ऑल। और मैंने एक छोटी सी चीज़ जो छूट गई थी एनसीईआरटी की, वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए 22% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी अकॉर्डिंग टू नाउ, एनसीईआरटी के डाटा के अनुसार, ये है जो कि हाइड्रोलॉजिकल
हाइड्रोलॉजिकल पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। जब हम लोग डैम पढ़ रहे थे, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट पढ़ रहे थे, उस समय मुझे ये बताना चाहिए था बट मैं भूल गया। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके बोर्ड में कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ हाइड्रोलॉजिकल पावर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड, तो 22%। ठीक है, सो दिस इज ऑल दी चैप्टर खत्म हो गया। MCQ हम डिस्कस कर लेंगे किसी दिन सेशन निकाल करके, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और हेयर ऑफिशियली द चैप्टर एंड्स। ठीक है, तो डन देन। तो गाइज ये था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर जो कि कंप्लीट हो गया है। इसके बाद वी विल गो टू द नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। दोस्तों के बीच इसको शेयर कीजिए। आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। अगर कुछ आपको डाउट है, क्लियर करना चाहते हैं या कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं मुझे, देन डू कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। तो आप चैनल को थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लेट अस मीट इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, बाय, सी यू।